हाँ जी बच्चों, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के लेक्चर नंबर 2 को फॉर मे 21 फास्ट ट्रैक बैच, राइट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों डिस्कशन किए थे किन चीजों के बारे में। हम लोगों ने बात की थी कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं और उसके साथ हर चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है। क्या आप सबको याद है कितनी कितनी वेटेज थी? 15 to 18%, या अगर मैं बहुत ही सिंपल चीज में बोलना चाहूं तो वो थी इक्वल वेटेज। तो इससे क्या निकल के चीज आई थी बाहर कि सर हमें कोई भी चैप्टर को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, या हमें सारे चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। तो तुम लोगों ने कौन सा रास्ता पकड़ा? जो भी पकड़ा हो, डजेंट मैटर, सारे चैप्टर पढ़ने पड़े। तो बेटा इसी में मैंने आपको पिछली लेक्चर में यह भी बात करी थी आप लोगों से कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसमें आपके +1 +2 के कई सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। कई मतलब स्पेशली दो। पहला तो था आपका बिजनेस स्टडीज, राइट। फिर आपके पास था इको, और इको में एडिशनल मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन इकोनॉमी। प्रैक्टिकली बता रहा हूं बच्चों, इस सब्जेक्ट के साथ मैं ये चीज बता सकता हूं आप लोगों को कि जिन चीजों को हम लोग बोरिंग समझ के छोड़ देते थे, ठीक, अगर हम उन्हें एक्चुअल में लिंक करके समझेंगे, डिस्कशन के साथ समझेंगे, तो वो चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और साथ ही में क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आप लोगों को मार्क्स दिलवाने में भी हेल्प हो जाएगी। तो हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो आपकी बिजनेस स्टडीज +1 की एक झलक है, राइट। सारा कुछ नहीं है, लेकिन जो इसमें पड़ा हुआ है वो चीजें बिजनेस स्टडीज +1 से रिलेट करती हैं। इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा चैप्टर के ऊपर आ जाता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ये जो ओवरव्यू आप लोगों के सामने अभी आ रहा है, इसमें एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज थी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी। ये भी आपने 11वीं में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में, और ये भी आपने +1 में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज। लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार ओवरव्यू करेंगे या पूरे से अच्छे से इसको रिव्यू करेंगे। तो बेटा अब हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी डोमेन्स ऑफ बीसी के, जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है सर्कल ऑफ नॉलेज, स्फीयर ऑफ नॉलेज। ये कॉन्सेप्ट सबको याद है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, है ना? बेटा सपोज करो ये जो सर्कल आप लोगों के सामने बना है, ये बीसीके की नॉलेज का सर्कल है। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए जब मैं दायरे की बात कर रहा हूं, सर्कल की बात कर रहा हूं, स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो दैट मींस अगर इसमें जो जो भी पोर्शन होगा, चाहे वो ये वाला पोर्शन है, चाहे वो ये वाला पोर्शन है, या चाहे वो ये वाला पोर्शन, जब तक ये तीनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी तब तक आप लोग बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को, बिजनेस और कॉमर्स को नहीं समझ पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी किताब कह रही है। तो इस सर्कल को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला भाग क्या था? सर जो बीसीके है वो वास्ट, राइट। और वास्ट में हम लोगों ने क्या समझा था कि सर अगर हम एक छोटा सा बिजनेस समझने लग जाएं तो वो बिजनेस इटसेल्फ ही इतना एक्सपेंडेड फॉर्म होता है कि हम समझते समझते धज्जियां उड़ जाती हैं, लेकिन वो बिजनेस की एक्सपेंशन नहीं हमें समझ में आती। लेकिन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आप लोगों को वो चीज समझनी पड़ेगी अगर हमें इस चीज की, इस नॉलेज को उसमें बिजनेस में डालना है। तो जैसे कि हमारे आगे क्या एग्जांपल थी बेटा, सपोज अगर तुम सिर्फ रिटेल बिजनेस की बात करो, ठीक, तो रिटेल बिजनेस को करने से पहले तुम्हें इसकी चेन को समझना पड़ेगा। कोई ना कोई बिजनेस है, अगर किसी भी चीज को आपने रिटेल करना है बेटा, नेचुरली कोई चीज बन के बाहर नहीं निकलती, उसकी फिनिशिंग करनी पड़ती है, उसे इस हिसाब से बनाना पड़ता है कि वो कंज्यूमर के कंज्यूम करने योग्य बन जाए। तो आपको इसकी चेन में समझना पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है, मैन्युफैक्चर की प्लेस,
मैन्युफैक्चर से आगे आप लोगों को अगर याद हो तो ब्रोकर्स होते थे, ब्रोकर। अब ब्रोकर से आगे हम तो चेन में डाल देते थे किसको, होलसेलर को, यही होता था। हम तो चेन में ही होलसेलर को डाल देते थे और उसके बाद लेके जाते थे रिटेलर के पास। बीसीके पता क्या बोलता है, बीसीके बोलता है भैया है तो ये भी रिटेलर ही। बिल्कुल सर, ये तो है रिटेलर, फिर क्या हो गया अगर ये माल थोड़ा सा सस्ता और थोड़ा सा ज्यादा दे रहा है तो रिटेलर। तो आप इस चेन को खत्म करो और डायरेक्टली यहां पे आ जाओ। फिर नेक्स्ट स्टेप आया, बीसीके ने बोला सर है तो ये भी रिटेलर ही, फर्क क्या है कि ये माल खुद नहीं उठा रहा, ये माल की सिर्फ और सिर्फ कमीशनिंग कर रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने इनको माल बेचना है, यहां से उठाना है, मैंने माल पकड़ा नहीं, यहां से परचेज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली बोला कि हाँ भाई मेरे पास डीलर अवेलेबल है, तू मुझे माल मत देना, सिर्फ मुझे पेमेंट देना, माल डायरेक्टली वहां तक पहुंचा दे। हुआ क्या, सिर्फ कॉस्ट एडिशन हुई। बीसीके ने बोला इसको भी उड़ा दो सर, अब माल डायरेक्टली यहां पे आएगा। यही तो चीज है। अब जब तुम रिटेलर भी बन गए तो उसके आगे भी एक्सपेंशन सोचो कि सर रिटेल क्या सिर्फ हमें इंडिया में करना है या ग्लोबल करना है। ठीक, अनदर एक्सपेंशन पॉइंट, इंडिया में करना है तो डोमेस्टिक ट्रेड बोलोगे और बाहर करना है तो फॉरेन, इंटरनेशनल या फॉरेन। तो बेटा आप सोच के देखो, अगर एक सिंपल सी एग्जांपल को हम लोग इतना एक्सपैंड कर सकते हैं और इन चीजों को अभी समझने की बात तो करी नहीं है, तो बीसीके भी तो यही बोल रहा है कि भैया तुम इसको अच्छे से समझो, लेकिन समझना इतना आसान नहीं होगा, ये कुछ दिनों में नहीं होगा, लेकिन करते रहना पड़ेगा। इसी वजह से इसे बोला गया है बीसीके इज वास्ट। फिर आया दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, एक्लेक्टिक। कौन बताएगा, अच्छा बच्चा रेज योर हैंड। मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको जरा आसान भाषा में, बहुत सारी फील्ड की नॉलेज से बना है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। एक शब्द बार बार आ रहा है, नॉलेज। ठीक, अब जब बेटा हम लोग एक्लेक्टिक की बात कर रहे हैं, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, स्टार पॉइंट है ये। स्टार पॉइंट क्यों है, क्योंकि सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की नॉलेज लेने लग गए तो काम खराब हो जाएगा। अगर आप लोग कभी बेटा बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो कभी भी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा हमें मिल जाता है जिसको हर चीज की बहुत नॉलेज होती है। होता है, कभी कभी हुआ है आप लोगों के साथ, कभी शायद हुआ हो, बहुत रेयर होता है लेकिन हो जाता है। तो वो क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करी होती, कंसंट्रेशन नहीं बनाई होती। उन्हें पता है कि हमें एक्सपेंशन के लिए एक चीज की तरफ ही बढ़ना है, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कई चीजों का ज्ञान होना चाहिए। और ये बात बड़े बुजुर्ग नहीं कह रहे, ये आपकी किताबें भी कह रही हैं। बीसीके इज एक्लेक्टिक। इन्होंने बोला कि भैया अगर सपोज करो तुम्हें बिजनेस की सारी नॉलेज है, अगर तुम बोल रहे हो सारी, इसका मतलब समझ रहे हो, ये तो इटसेल्फ बहुत वास्ट वर्ड, कि बिजनेस में टैक्स लगता है, राइट, तो टैक्सेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। बिजनेस में लोन लेना पड़ता है, आवाज नहीं आई, लोन, लोन लेना पड़ता है, तो मतलब फाइनेंसिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। और जहां पे बच्चों फाइनेंस आ गया वहां पे क्या आ गया, बैंक। ठीक, बिजनेस में तुम्हें माल बेचना है, कैसे बेचना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर मार्केटिंग। इसके अलावा बिजनेस में तुमसे माल खरीदने कौन आ रहा है, कंज्यूमर, क्या इसकी नॉलेज होनी चाहिए।
सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसकी नॉलेज होगी, लेकिन आज के टाइम में ऐसी थ्योरीज बनी हुई हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ह्यूमन बिहेवियर, राइट। तो अब सोच के देखो बेटा, टैक्स की, फाइनेंस की, मार्केट की, ह्यूमन बिहेवियर की, ये सारे ज्ञान जब तक तुम लोग यहां पे नहीं घुसाते तब तक तुम लोगों को बीसी के या बिजनेस एंड कमर्शियल जो भी है इससे रिलेटेड चीजें समझ में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तुम एक रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे, आपकी किताबें ये बोल रही हैं, तो तुम्हें ये सारी चीजों का ज्ञान बटोरना पड़ेगा, राइट। इस पॉइंट को मैं एक बार दोबारा से रीड भी कर देता हूं। बीसीके हैज इवॉल्व्ड वेरियस डिसिप्लिन्स, for example marketing, accounting and finance, operations, human behavior, laws, economics, ethics, etc. Further, the BCK adapts the vocabulary of such diverse fields as military and such unrelated fields as biology. इसके बारे में बेटा मैं पिछली क्लास में भी डिस्कशन कर चुका था, जैसे कि शब्द है स्ट्रेटेजी, जैसे कि शब्द है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स कहां यूज होता था? ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। हम लोगों ने ट्रूप्स बदल के सामान रख दिया, चीजें तो आज भी वहां से यहां जा रही हैं। स्ट्रेटेजी शब्द क्या था? स्ट्रेटेजी शब्द, सर दुश्मन का विनाश कर दो। क्या बिजनेस में विनाश होता है? कॉम्पिटिटर्स होते हैं और कॉम्पिटिटर्स को हराया जाता है सर, कंपीट किया जाता है, उनको मारा नहीं जाता, लेकिन शब्द वही। लाइकवाइज स्पोर्ट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी, स्पोर्ट्स में भी हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, ठीक है ना, कि सर आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, इंडिया की स्ट्रेटजी की वजह से पाकिस्तान हार गया। अब ऐसा तो है नहीं वहां 11-11 खिलाड़ियों को मारा है वो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, एवर या एक्सपेंडिंग, राइट। अब ये चीज क्या है सर? जितना मर्जी पढ़ लो, ये तो फिर बदल जाना है। मतलब कि हमें ये सब्जेक्ट ये भी बोल रहा है कि भैया तुम्हें अपने आप को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा, और ये चीज बेटा आईसीए ने तुम्हारे सिलेबस की स्टार्टिंग में भी लिखी हुई है। इस सब्जेक्ट को बेटर वे में समझने के लिए आप लोगों को मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में अपडेट हमेशा रहना पड़ेगा। पढ़ते हो? शाबाश, अच्छा लगा, सच बोला बच्चों ने। नो सर, पढ़ा करो। हाँ बेटा, तो BCK domains are ever evolving and expanding. For example, information and communication technology has introduced several terms in vocabulary of BCK. For example, B2B, B2C, BPO, etc. अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज बता रखी है बेटा, BPO। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कोई मेरे को शॉर्ट में समझा सकता है ये आउटसोर्सिंग क्या चीज है? आपकी टर्न होगी बेटा, और कोई? ये तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। लास्ट, हाँ जी, आउटसोर्सिंग के बारे में विशाल। अच्छा, कॉल सेंटर सर्विसेज, अ सॉर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। इसको हम एक बहुत सिंपल सी, मैं आपको एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं। आउटसोर्सिंग बेटा किसी भी काम को बाहर देना है। अब इसको हम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं करते, हम नॉर्मल किसी परिवार की बात कर लेते हैं जिनका काम अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक। उनके घर में शादी आ गई। अब शादी में सबसे बड़ा काम क्या होता है? कार्ड बांटना, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बाकी तो बुकिंग्स हैं, तुमने कौन सा जाके खाना बनाना, लेकिन कार्ड बांटने खुद जाना है, और नॉर्थ में वैसे भी है कि खुद जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब सपोज करो एक टीम आ गई जिसको तुमने हायर किया, वो बड़े बिजनेसमैन फैमिली तुम लोग हो, ठीक है, जिसको तुमने हायर किया, और ये एक्चुअल में होता है, मनगढ़ंत एग्जांपल नहीं। तो जब उनको हायर किया गया, तो हायर करने का उनका काम क्या था? 4 लोगों की टीम जाती है, ठीक है, कार्ड और वो जो भी है बॉक्स वगैरह देती है, ठीक है, तुम्हारी फोन पे बात करवाती है, तुम्हारे साथ अब एक फोटो खींचती है और फोटो उनको व्हाट्सएप करती है। ये एक्चुअल में होता है बेटा, ठीक। तो अब क्या ये आउटसोर्सिंग है? ये आउटसोर्सिंग है सर। क्या ये बीपीओ है? नो सर, ये बिजनेस थोड़ी है, शादियों का कारोबार थोड़ी है, बंदा शादी करता है रोज ठीक, बीपीओ नहीं है, लेकिन ये सर आउटसोर्सिंग है। अपना काम किसी पे डालना आउटसोर्सिंग है। असाइनमेंट बनाना है, नहीं बन रहा, अपनी फ्रेंड को कॉल किया, असाइनमेंट बना दे, आउटसोर्सिंग है, ठीक। तो बिजनेस में दिमाग लगा के जो चीजें तुम्हें सस्ती पड़ती हैं, अब लाइकवाइज अगर मैं आप लोगों के सामने बेटा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की एग्जांपल दूं, ठीक, तो ये कंपनी क्या करती थी किसी टाइम, जब इनके पास बहुत ज्यादा प्लांट्स बन गए थे, तो अगर इनको राइस बनाना होता था, सपोज कीजिए इन, अब अल्टीमेटली क्वालिटी मार्क करती है, राइट, क्वालिटी मैटर करती है।
तो अगर वही सेम क्वालिटी का चावल तुम्हें कोई और शेलर या कोई और फैक्ट्री बना के दे रही है, तो तुमने तो सिर्फ उसके ऊपर अपनी स्टैम्प लगानी है ना, तुम उनको सर्विस चार्जेस दे सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल बीपीओ। ये करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, सारी करती हैं। ठीक, अपने लेवल पे इतना काम नहीं हो सकता तो लोगों में काम बांट देते। तो ये भी एवर एक्सपेंडिंग है, एवर इवॉल्विंग है। ये कॉन्सेप्ट बेटा आज से 100 साल पहले किसी के दिमाग में नहीं होंगे, लेकिन आज के टाइम में है। ठीक, तो इसी वजह से बोलते हैं बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। बाकी बुल और बियर की बात हो चुकी थी। अब ये चीज वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सर ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम आने वाले बहुत ही मशहूर सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, लेकिन हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो जरा पढ़िए बेटा, आईसीएआई आपको इसके बारे में क्या बताना चाहती है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टोडियंस ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। बेटा बहुत पंप आने वाले हैं तुम लोगों को, इसमें पढ़ते जाओ। They are responsible for a credible system of truthful and fair accounting and reporting of the society. देखो देश तुम्हारे कंधों में है बच्चों, कंधे जरा सीधे करके बैठो, शाबाश। बिजनेस एंड कमर्शियल सेक्टर कंप्राइजेस अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरेना। बेटा इस पॉइंट में ये चीज बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी जो घर है वो किसकी वजह से चल रहा है? बिजनेसमैन की वजह से। क्योंकि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेसमैन का ऑडिट। सर्विस क्लास उतना बड़ा ऑडिट आपसे कभी भी नहीं करवाएगी जो एक बिजनेसमैन करवाएगा। एक सर्विस क्लास सैलरी बेस्ड पर्सन कभी 100 करोड़ की रिटर्न नहीं फाइल करेगा बच्चों। ठीक, एटलीस्ट एज पर करंट सिस्टम। तो आप लोगों का भी कहां से काम चलना है? बिजनेसमैन से। तो आपके वर्क एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आर्टिकलशिप में भी उतरेंगे, आर्टिकलशिप का मतलब समझते हैं ना आप लोग, ट्रेनिंग में भी जब आप लोग उतरेंगे तो आप लोगों को यह चीज समझ में आएगी कि जब तक आप लोग बिजनेस के प्रोसेसेस को नहीं समझते तब तक तुम लोग ऑडिट कर ही नहीं सकते। व्हाट इज ऑडिट, वो चीजें तुम लोग आगे जाके समझो। तो ये चीज बीसीके में भी बताई जा रही है। वो कह रहे हैं तुम पहले ये समझो कि काम किस ढंग से हो रहे हैं। अगर तुम्हें ये पता लग रहा है कि काम किस ढंग से हो रहा है, ठीक, तो तुम अपने आप उसमें फ्लॉज निकालने शुरू कर दोगे, क्योंकि कागजों में कोई फ्लॉज नहीं छुपा के बैठा होगा। किसी ने बेटा ऐसा वाउचर नहीं डाला होगा कि ये मैंने एम्बेजलमेंट करी है टू कैश, और ना कभी बुक्स में आ रहा होगा। तो इसी वजह से तुम्हें अपने बिजनेस को या जिसका ऑडिट कर रहे हो उस बिजनेस को समझना जरूरी है। Each business has its own peculiarities and associated variation in the notions of product, inventory, revenue, profit, etc. For example, FMCG business pertains to manufacture, distribution and sale of large variety of staples, groceries, confectionaries, etc. Personal care and home care products such as soaps, detergents, cosmetics, etc. However, in hotels and restaurants, these notions change. A chartered accountant can easily develop notions of cost, inventory, revenue and profit etc. जो इन्होंने बेटा बहुत पहले में बताई हुई है डिटेल में चीज, वो मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं कि सपोज करो कि अगर तुम लोग मेरी बिजनेस फॉर्म का ऑडिट करने आ गए, ठीक, अगर आप लोग मेरे पास ऑडिट करने आ रहे हो और मैंने आपको बोला है कि यार मैंने ना ऑडिटर जी एक रूम सा बनवाया है और इस रूम में कुछ मेरा 25 लाख रुपए लग गया एक रूम बनाने में। सुन के लगता नहीं है कि यार रूम में 25 लाख तो नहीं लगेगा, ठीक, अगर हम लोग नॉर्मल में देखें तो आप क्या करें? अच्छा सर क्या क्या लगाया, जरा बिल दिखा दो। मैंने बिल भी दिखा दिए, कॉन्टैक्ट्स से बिल बनवा लिए, क्या गलती पकड़ पाओगे? लेकिन अगर तुम्हें यह पता है मार्केट में सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, लकड़ी का रेट क्या चल रहा है, स्टील का रेट क्या चल रहा है, ग्लास का रेट क्या चल रहा है, लेबर का रेट क्या चल रहा है, तो पता कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये सीमेंट हो गया, ये लकड़ी वगैरह हो गया, ये सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेट करते हैं, ठीक, तो अगर तुम्हें उसका ज्ञान है तो क्या तुम अच्छे से ऑडिट कर सकते हो? क्या मेरे जाली बिलों को पकड़ सकते हो? यही बीसीके बोलता है, ज्ञान है तो जहान है। ओके, चलो। Moreover, in addition to certain common laws that all businesses are subject to, each business is subjected to host of laws specific to it. बेटा ऐसा नहीं है, देखो बीसीके इज एक्लेक्टिक, तो मतलब तुम्हें सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब तुम बिजनेस पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ मर्केंटाइल लॉज की नॉलेज हो वो बहुत है। कहीं क्रिमिनल लॉज पढ़ने लग जाओ, तुम्हें उसका कुछ नहीं करना एक्सेप्ट खुद कहीं फंस जाओ। चलो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट डिलिजेंटली only when they understand the business whose accounts they prepare or audit. जो बात बेटा मैं पहले पॉइंट से बोल रहा हूं वो एंड में इन्होंने लिखी। इसमें किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। तो अब बेटा हम लोग जा रहे हैं फ्लैशबैक में।
क्यों? क्योंकि सर ये चीजें हमने कहीं पढ़ी हैं। कहां पढ़ी हैं बच्चों? याद करो, 11वीं में पढ़ी थी। तुम्हारा शायद पहला चैप्टर ही था बिजनेस स्टडीज का, ठीक, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया। इकोनॉमिक एंड नॉन। अब बच्चों यहां पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती थी सर जिसमें पैसा, मनी इन्वॉल्व होती थी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी नॉट इन्वॉल्व होती थी। क्या है? हाँ जी, आ रहे हैं बेटा, उसी पे तो आ रहे हैं। एक मिनट बेटा, आप सबने मतलब मैक्सिमम बच्चों ने कुछ बोला ही नहीं, या कुछ ने हाँ बोला, ना किसी ने नहीं बोला जब मैंने ये बोला मनी इन्वॉल्व थी या मनी नॉट इन्वॉल्व थी। अगर आपके सामने एमसीक्यू आ जाता है तो आप सबसे पहली गलती तो यहीं पे कर दोगे, इन्वॉल्व शब्द। बेटा जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पैसा इन्वॉल्व होता है। इसको समझने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर कहीं दान करने जा रहे हो, कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं मस्जिद में, कहीं पे भी अगर आप लोग दान करने जा रहे हो, तो वहां जाके ये कहते हो आज मैं बड़े श्रद्धा से 2 करोड़ रुपए यहां पे देके जा रहा हूं, रुपए नहीं देके जा रहा, श्रद्धा देके जा रहा हूं। इज दैट अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, वो कुछ नहीं है बेटा। तुमने मन में सोचा और कुछ नहीं हुआ। अगर तुम वहां दान पेटी में पैसा डाल के आ रहे हो, ठीक, ओनली देन इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहली चीज जो आज के लेक्चर में तुम लोगों ने सीखनी है वो यही है बच्चों, कि अगर मनी इन्वॉल्वमेंट पे तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है तो उस बेसिस के ऊपर इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्वेश्चन आता है तो हमें मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखनी, क्योंकि मनी तो वहां पे इन्वॉल्व होगी होगी, या चांस है कि पक्का, मतलब 90% चांस है कि होगी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जैसे आपने मदद कर दी, फाइनेंशियली नहीं करी बट हो गया, ठीक। अब जैसा कि वो बच्चा बोल रहा था वो बिल्कुल सही था, हमें सर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ ना इंटेंशन, सोच। अब मैंने जैसे वो मंदिर वाली, ठीक, गुरुद्वारे वाली एग्जांपल ली कि हम लोग जाके वहां पे दान कर रहे हैं, सोचना क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए तुम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो बेटा, जिसमें जो हमारी वाली एग्जांपल थी उसमें एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, that is why that cannot be categorized under economic and non economic activity, because एक्टिविटी नहीं हुई। पहले एक्टिविटी तो करो, कर्म तो करो, उसके बाद फल के बारे में सोचेंगे, ठीक। अब जिसने फल के बारे में सोच लिया इकोनॉमिक, जिसने ना सोचा नॉन इकोनॉमिक। फल मतलब जो हमारी कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, जो तुम बार बार बोल रहे हो, प्रॉफिट। सबसे सुई अड़ी हुई है, 4 बार बोल चुके प्रॉफिट, ठीक है ना, यही है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी, लालच, ठीक। अब पढ़ो जरा इसके बारे में। All that we do to earn a living comprise economic activities. Rest are referred to as non-economic activities. चलो जी, जो जीवित रहने के लिए करते हैं या सोसाइटी में रहने के लिए करते हैं वो सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बाकी सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा जी ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर एक्चुअल में हमारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। While the economic activities are distinguishable merely by the presence of livelihood motive, variety of motives are attributed to non-economic activities. ये बहुत बड़े इंडिकेटर्स है आप लोगों के लिए बेटा। लव फॉर फैमिली, पैशन अबाउट सम हॉबी, कॉज सच एज एनिमल राइट्स, नेचर कन्वर्सेशन एटसेट्रा, ठीक। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है बेटा, अब सपोज करो कि मैं चाहे कोई और एक्टिविटी करता हूं लेकिन पढ़ाना मेरा पैशन है, तो क्या ये मेरे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं कॉमर्शियली नहीं कर रहा तो ये मेरे लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत चीजें। अब मैं बच्चों को क्या बताता होता हूं कि जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ चीजों को आपने, ये क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के, ये तुम लोगों को दिल से सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो ना बंदे की इंट्यूशन जो है, वो इंटेंशन जो है वो ठीक है, ठीक है, ये बेचारा पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहा। अब सपोज करो अगर एक कारपेंटर है,
ठीक, अगर मैं कारपेंटर की एग्जांपल लूं, वो लकड़ी का काम, वैसे उसको कारपेंटर का काम आता है सारा, लेकिन वो अगर काम नहीं कर रहा कमर्शियली और अपने लिए घर बना रहा है, तो क्या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? ये चीजें भी मैटर करेंगी वहां पे कि वो कमर्शियली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, और जब आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो कई बार जरूरी नहीं बेटा हमें सही आंसर मिले, ठीक, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाकी के 3 गलत क्यों हैं, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेक श्योर, ठीक, हर बार आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये रीजन मिल जाए कि बाकी 3 गलत क्यों हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलिए अब इसको फटाफट से हम खत्म करते हैं। यूजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, what do I get in return or what is in it for me or self interest। सीधी सी बात, लालच, जिसमें तुम लोग उड़े हुए थे, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सर फायदा कितना होगा? ठीक, अब अगर सही तुम लोग सपोज कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक, या तुम कहीं रेस्टोरेंट में जाके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ रहे हो, तो वहां तुम फायदा देखने नहीं जाओगे, ठीक, लेकिन वही अगर तुम रेस्टोरेंट में अपनी कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, तो तुम फायदा देखोगे। तो एक इकोनॉमिक है, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल एंड सेंटिमेंटल रीजन। बेटा अनदर वेरी बिग इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब कि अगर तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा शब्द दिखे और इसके साथ में नॉट नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट इज सेल्फलेस for the welfare of others, thus human engagements in all social, religious, culture, personal, recreation, etc fall under non economic activity। अब नीचे आप लोगों को दिख रहा है बेटा, पहली एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। वाई सो? खाना ही बनाया है, घर में भी तो बनता है। टोपी देख रहे हो, शेफ है। दूसरा, पाव भाजी कौन खाएगा? अच्छा इकोनॉमिक, क्या बात है, गुड। अब घर में आंटी जी खाना बना रहे हैं, कपड़े देख के लग नहीं रहा शेफ हैं, तो नॉन इकोनॉमिक। हाँ जी, उसके बाद ये क्या हो रहा है? अरे यार चर्च में गए हुए सब नाच गा रहे हैं, हो सकता है क्रिसमस हो, ठीक है ना, बट ये बेटा सोशल सर्विस हो रही है, पता लग रहा है हमें ओल्ड एज होम में है वो लोग। चलिए उसके बाद लंगर सेवा, सबसे बढ़िया नॉन इकोनॉमिक। और ये क्या हो रहा है? अब कौए से पैसे तो लेने से रहे तो नॉन इकोनॉमिक। शाबाश, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है ये तो। इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी बेटा, कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी नहीं मुफ्त में हो, पैसे हो सकते हैं, टाइम लगती है, मनी लगती है, मटेरियल लगता है, आर नीडेड टू मेक दीज हैपन बोथ इन टर्म्स ऑफ लार्ज इनिशियल एक्सपेंडिचर एज वेल एज देयर डे टू डे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। However, neither the investor nor those who volunteer to work in these activities seek any material gain or regular income from these activities। बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि हमें इसे रेगुलर इनकम नहीं चाहिए होती, लेकिन जो खर्चा हुआ है उसे तो रिकवर करना ही है ना। नेक्स्ट, इन फैक्ट द मोटिव, द इंटेंट बिहाइंड, ये देखो जी another big indicator जिसके बारे में हम लोग बात, intent behind any activity such as singularly strong determinant of the economic and non-economic dichotomy। अब इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि सिर्फ सिंगल हैंडेडली अगर हम सिर्फ इंटेंट के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। सीधा लास्ट पे आ रहा हूं, इफ I do so for others for an income, the same activity would be deemed to as an economic activity। बेटा इसमें कुकिंग, हाउसकीपिंग वगैरह की बात करी गई है कि अगर तुम पैसा लेकर बाहर कर रहे हो, एज अ शेफ काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो वो बन जाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदरवाइज ये नॉन इकोनॉमिक। ठीक है जी, तो बेटा अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा होमवर्क है, आपने सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ के आना है, टॉपिक नंबर 4। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, थैंक यू।